हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ग्लूकोज पढ़ लिया है, फ्रक्टोज क्या होता है वो पढ़ा हमने। और हमने क्या पढ़े थे? प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड पढ़ लिया हमने। बट यहाँ पर हम अगर चैप्टर 14 की बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो डिलीट हो गए आपके सिलेबस से, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया। जैसे एंजाइम है, वाइटामिन्स हैं, ये सब आपके टॉपिक जो हैं वो डिलीट हो चुके कोर्स से। ठीक है, तो वो हमने कवर नहीं किया। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है अमीनो एसिड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड की आज हम बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? तो न्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ फास्फोरिक एसिड, अ शुगर मॉलिक्यूल, 2 प्यूरिन एंड 2 pyridine। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड फास्फोरिक एसिड से, शुगर मॉलिक्यूल से और 2 प्यूरिन एंड pyridine से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एंड न्यूक्लिक एसिड आर कॉम्प्लेक्स एसिड्स अकरिंग इन ऑल लिविंग सेल्स। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कैसा होता है? एक कॉम्प्लेक्स एसिड होता है जो कि सभी लिविंग थिंग्स में यानी कि सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। यूनिट ऑफ न्यूक्लिक सेल इज nucleotide, and nucleic acid is made up of long chain polymer of nucleotide and so are called polynucleotide। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है। एंड न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या कहते हैं? इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियो एसिड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो अब इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और शुगर है। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस बेस होता है एंड शुगर, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। किसका फॉर्मेशन करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बट यही अगर न्यूक्लियोसाइड किसके साथ बॉन्ड बना ले? फास्फोडाइस्टर के साथ। यानी कि बात कर रहे हैं हम फास्फोरिक एसिड की। अगर फास्फोरिक एसिड से न्यूक्लियोसाइड मिल जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, यानी कि बात समझ में आ गई होगी आपको। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, ये तीनों होते हैं। ठीक, तो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं बल्कि क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी कि इसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। फास्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस भी पाया जाता है और शुगर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका H3PO4। ये है फास्फोरिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसका शुगर की बात करें, शुगर जो होता है दे आर 2 टाइप, बीटा डी राइबोस एंड बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। डी राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस जो होते हैं इसमें 2 तरह के होते हैं। राइबोस जो होता है, बीटा डी राइबोस जो होता है वो आरएनए में होता है, और बीटा डी डीऑक्सी राइबोस जो होता है वो डीएनए में होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के ही होते हैं, एक तो डीएनए होता है, एक होता है आरएनए। ठीक है, तो ये जो बीटा डी राइबोस होता है वो आरएनए में होता है, और जो बीटा डी डीऑक्सी राइबोस होता है वो डीएनए में होता है। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बीटा डी राइबोस का है, ये बीटा डी डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर है। ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है कि किसमें क्या पाया जाता है। डीएनए का और आरएनए में जो राइबोस शुगर पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर है। तो हमने फास्फोरिक एसिड की बात कर ली, शुगर की बात कर ली। ठीक है, इन दोनों की बात। अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की, कि नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन क्या होता है? एडेनिन एंड ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन क्या होता है? थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो हम बात करते हैं, ये जो एडेनिन और ग्वानिन होता है ये तो डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। ठीक है, और इसमें जो 3 दिए हैं, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, इसमें से जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन में डीएनए आरएनए में दोनों होता है, बस चेंज क्या होता है? थायमीन और यूरेसिल में। थायमीन होता है डीएनए में और यूरेसिल होता है आरएनए में। यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। एंड थायमीन जो होता है वो भी सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। ठीक है, बाकी जो ये तीनों दिए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन शुगर्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो कैसा बनेगा? ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है, ये थायमीन का स्ट्रक्चर है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, और ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं,
प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे फॉर्म हैं, ये पांचों स्ट्रक्चर उन्हीं के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की। हमने बात कर ली कि न्यूक्लिक एसिड मिलके किससे बनते हैं, फास्फोरिक एसिड से, शुगर से एंड नाइट्रोजनस बेस से। तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। बट ये तीनों चीज़ें अरेंज कैसे होती हैं, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। तो पहले बता देते हैं न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, हमने पहले ही बात कर ली थी इसकी, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ दो तरह के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फॉर्म होता है, ठीक। ये देखिए हमारा फास्फोरिक एसिड है, यहाँ पर ऊपर क्या लगे होते हैं, बेस लगे होते हैं, और ये क्या है, शुगर, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में होता क्या है, शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है एंड बेस लगे होते हैं। बेस हमको पता है चार बेस वही होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, तो ये कौन सा डीएनए में ऐसा डीएनए का सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। इनमें जो बेस होते हैं एंड जो फास्फोरिक एसिड होता है, जो नाइट्रोजन बेस एंड जो फास्फोरिक एसिड होता है एंड जो शुगर होता है, उनका अरेंजमेंट यानी कि उनकी बॉन्डिंग ऐसे ही होती है डीएनए में। तो मैंने डीएनए का ही एग्जांपल लेके समझाया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ज़रा यहाँ पे जो ये लगा हुआ है 5.3, ठीक है, ये 3 डॉट, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है, आपने इसमें देखा होगा जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, यानी कि जो फास्फोरिक एसिड है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो ये थर्ड कार्बन से और ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड एंड फिफ्थ डॉटेड से दिखा गया है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो इसमें पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर ही तो है, ये पेंटोज शुगर है, एक पेंटोज शुगर ही है। तो जो पेंटोज शुगर है वो थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम पर क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए फास्फोडाइस्टर लिंकेज से, ठीक है। देखिए फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड थर्ड कार्बन ये हो गया, और हम दूसरे बेस की बात कर, देखिए दो हमारे शुगर मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े होते हैं। थर्ड कार्बन क्या होता है, थर्ड कार्बन से फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है और दूसरे शुगर के फिफ्थ कार्बन से। ऐसे नीचे स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होता है ऐसे ही करके, यहाँ थर्ड कार्बन से होगा, नीचे वाले के फिफ्थ कार्बन से। यानी कि थर्ड और फिफ्थ का मतलब बस इतना ही होता है कि फास्फोरिक एसिड जो होता है, यानी कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है वो कहाँ होता है, फिफ्थ और थर्ड कार्बन के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि फिफ्थ और थर्ड कार्बन पर ही होता है। तो ऐसे ही फास्फोरिक एसिड का अरेंजमेंट होता है दो शुगर्स के बीच में, और फर्स्ट कार्बन पर हमारे बेस लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, और हमने ये डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करके आपको दिखाया। डीएनए में ऐसे ही अरेंजमेंट होता है बेसिस का, शुगर्स का एंड फास्फोरिक एसिड का। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके अरेंजमेंट कैसा होता है, पहले बेस लगा होता है, बेस से शुगर लगा होता है, शुगर से फास्फेट, फिर फास्फेट से शुगर, यानी कि दो शुगर्स के बीच में हमारा फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। बस ध्यान रखिएगा, एक शुगर के थर्ड कार्बन से दूसरे शुगर के फिफ्थ कार्बन पर इनका अरेंजमेंट होता है। 3/5 का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लिक एसिड में कैसे इनका मतलब कैसे ये अरेंज होते हैं, ये तीनों चीज़ें बेस, शुगर एंड फास्फेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डबल स्ट्रक्चर की। डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए आपको पता होगा डबल स्ट्रक्चर शो करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इनकी कॉइलिंग कैसी होती है, डबल स्ट्रक्चर होते हैं ना इनका, डबल हेलिक्स यानी कि। तो द मोलर प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ थायमिन, यानी कि जो एडेनिन होता है वो थायमिन से आपको पता होगा बॉन्डेड होता है। जो इनके नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरीन का एडेनिन पिरिमिडीन के थायमिन से बॉन्डेड होता है, और जो प्यूरीन का ग्वानिन होता है वो पिरिमिडीन के साइटोसिन से बॉन्डेड होता है, ठीक है। और ये इक्वल नंबर में होते हैं। और क्या होता है, द सम ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू दैट ऑफ पिरिमिडीन्स, यानी कि जितने प्यूरीन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि एडेनिन क्या है, प्यूरीन है, साइटोसिन क्या है, पिरिमिडीन है, ग्वानिन क्या है, प्यूरीन है, थायमिन क्या है, वो है पिरिमिडीन है, ठीक है। तो एडेनिन जो होता है वो थायमिन से बॉन्डेड होता है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से। तो इसी वजह से क्या होता है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन के जो नंबर्स होते हैं ये एट मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर में होते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं, एक बॉन्ड के थ्रू मतलब जुड़े होते हैं आपस में। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो आगे बात करते हैं इसके कि इनका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था उसने दिया किसने था। तो
जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस जो क्रिक थे, उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि डीएनए जो होता है उसको वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर शो करता है। एंड इज दिस स्ट्रक्चर द टू न्यूक्लिक एसिड चेन आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें जो मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। यानी कि जो दो न्यूक्लिक चेन होती हैं वो कैसे बंधे होते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं, और बीच में क्या लगे होते हैं, बेसिस के पेयर लगे होते हैं, ठीक है, बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसिस तो बंधे होते हैं। द टू स्टैंडर्ड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसके बीच बनी होती है, जैसे कि हमारा एक स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है दूसरा स्टैंडर्ड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना। मैं आपको डायग्राम को थ्रू दिखाती हूँ कैसे होता है। ये देखिए ये डीएनए का डबल स्ट्रक्चर है, मतलब डबल हेलिकल यानी कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ये हमारा ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये दूसरा होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब देखिए इस वाले पे क्या है हमारा, ये ग्वानिन लगा हुआ है, इस पर क्या है साइटोसिन, ठीक है। ग्वानिन क्या होता है, यूरिन प्यूरिन होता है, और ये क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। ये दोनों क्या है, एक बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए। बॉन्ड कैसा होता है, यही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमीन है, ये दोनों भी बंधे हुए किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस चेन का थाइमीन आ गया, इस चेन का एडेनिन आ गया, इस चेन का एडेनिन, इसका थाइमीन। यानी कि इनके बीच बॉन्डिंग कैसे होती है, ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन, ये चारों हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो थाइमिन होता है वो हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे जुड़े हैं आपस में, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, दोनों चेन आपस में एक हेलिकल यानी कि एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल टाइप का शो हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये 5 का मतलब 3 का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर आया पूरा घूम के, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि यहाँ से हमारा फास्फोरिक एसिड जुड़ा होगा, यहाँ से भी, ठीक है, ये यहाँ से फास्फोरिक एसिड, यहाँ से फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। 3rd एंड 5th पोजीशन से क्या होता है, फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ा होता है, वो भी किस बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच बॉन्डिंग कौन सी होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम बात करें डीएनए स्टैंडर्ड की या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की, थाइमिन का एडेनिन होता है, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानिन, थाइमिन का एडेनिन, एडेनिन का थाइमिन, साइटोसिन का ग्वानिन, साइटोसिन का ग्वानिन, मतलब ग्वानिन का साइटोसिन। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, GCAT, ठीक है, GCAT यही होता है इनका मतलब, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होते हैं, यानी कि उनका स्टैंडर्ड जो होता है जिसके बीच बॉन्डिंग होती है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी बॉन्डिंग से ये क्या होते हैं, दो चेन्स आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए के फंक्शन की, डीएनए का मेन काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इट इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यानी कि क्या होता है, ये हेरिडिटी मतलब होता है आनुवंशिकता। यानी कि अगर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स से उनके डॉटर मतलब उनके चाइल्ड में जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन या जो फिर मटेरियल्स जाते हैं वो होते हैं हेरिडिटी। तो ये केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक हेरिडिटिक सब्सटेंस होता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिजर्व यानी कि सेव करने का काम करता है। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसको सेकंड इनका यूज़ क्या है, सेकंड इसका फंक्शन जो है वो है डीएनए इज़ एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। यानी कि लगभग लाखों वर्ष तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी आइडेंटिटी को उनके अंदर बचा के रखता है कौन, डीएनए। फिर क्या है, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। यानी कि जब सेल डिवीज़न होता है लिविंग थिंग्स में, तो जो होता है डीएनए उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो खुद से क्या कर सकता है, अपना डुप्लीकेशन कर सकता है। डुप्लीकेशन मतलब क्या करता है, अपना डुप्लीकेट बना सकता है।
एंड आइडेंटिकल डीएनए स्टैंडर्ड आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल। और डुप्लीकेशन बनाने के बाद क्या करते हैं, वो आइडेंटिकल सेल्स क्या होते हैं, उनके डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और उसी ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, पेरेंट के जो मतलब पेरेंट के जो भी फीचर्स होते हैं वो बच्चों में यानी कि डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब हमने मतलब न्यूक्लिक एसिड के डीएनए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। डीएनए मतलब क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।